इमेजिन करो, एक कमरा बहुत बड़ा और हिस्ट्री की फुसफुसाहट से गूंज रहा है। उसके सेंटर में कुछ बहुत खूबसूरत लाइट को कैच कर रहा है, जो सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बल्कि उसे निगलकर 1000 टूटी हुई रेनबो में फेंक रहा था। यह था पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस। यह सिर्फ पावर की सीट नहीं थी, यह गोल्ड और कीमती पत्थरों से बना एक यूनिवर्स था। एक प्लेटफॉर्म प्योर चमकते गोल्ड का, जिसे 12 एमराल्ड पिलर्स ने उठाया हुआ था। ऊपर एक सॉलिड गोल्ड कैनोपी, एनिमल वर्क की बारीकियां। कैनोपी ज्वेल्स से लदी हुई थी। सबसे ऊपर 2 पीकॉक खड़े थे, उनकी पूंछ नीलम, माणिक, पन्ना, मोतियों की एक कैस्केड। हर पत्थर जिंदा पक्षी की इंद्रधनुषी सुंदरता को कैप्चर करता था। यह एक सपने से पैदा हुआ थ्रोन था। शाहजहां, वही जिसने ताजमहल बनवाया, इसका ऑर्डर दिया। वह अपनी डायनेस्टी की दौलत और डिवाइन अथॉरिटी दिखाना चाहते थे। आर्टिस्ट्स सिर्फ क्राफ्ट्समैन नहीं थे, वे जेम्स और मेटल्स के कवि थे। उन्होंने 7 लंबे साल लगाया, अपनी स्किल, अपनी आत्मा और राजा का खजाना। हर जेम पर्पस से सेट किया गया, हर गोल्डन वाइन परफेक्शन के लिए मोड़ी गई। लाइट और कलर की एक ऐसी सिम्फनी बनी जो सबको अवाक कर देती थी। पीकॉक थ्रोन पर बैठना मतलब दुनिया के सेंटर में बैठना, अकल्पनीय शक्ति और वैभव से घिरा हुआ, जैसे स्वर्ग से उधार ली गई सुंदरता। दीवाने खास रेड फोर्ट दिल्ली में प्राइवेट ऑडियंस का हॉल मुगल एम्पायर का सैंक्टम सैंक्टोरम था। दीवाने खास का इंटीरियर, स्तंभों और फ्लोरल नक्काशी, पिलरों के बीच पीकॉक थ्रोन का पहला रिवील, थ्रोन के गोल्ड और रत्न डिटेल्स क्लोजअप। इस हॉल के अंदर की हवा रोज वाटर और अगरबत्ती की खुशबू से भरी रहती थी। यहां सिर्फ सबसे पावरफुल नोबल्स ऑडियंस पाते थे। फॉरेन एम्बेसडर आकर दरबार में खड़े होते थे, भरोसेमंद सलाहकार, सलाह और नोट्स के साथ। बादशाह अपने शानदार थ्रोन पर बैठे हुए गोल्ड के समंदर पर तैरते हुए लगते थे। रत्नों की चकाचौंध थ्रोन को और भी दमकाती थी। उनकी प्रेजेंस ने हर आने वाले में लॉयल्टी और डर दोनों पैदा किए। मुगल कोर्ट की जिंदगी बादशाह और थ्रोन के इर्द गिर्द घूमती थी। हर सुबह दरबार का रिचुअल बड़े ही नाजुक ढंग से होता था। दरबारी अपने सबसे अच्छे सिल्क और ब्रोकेड में झुकते थे। थ्रोन सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, ये वो सूरज था जिसके चारों ओर कोर्ट घूमता था। लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाले फैसले यहीं से होते थे। गठबंधन बनते थे, सजाएं सुनाई जाती थी और इनाम दिए जाते थे। यह सब 2 सुनहरे पीकॉक्स की चौकस आंखों के नीचे होता था। थ्रोन एम्पायर की पावर का एक खामोश कथावाचक था, एक सुनहरा दौर जिसका सेंटर पीस सचमुच गोल्ड का बना था। लेकिन एम्पायर चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, नाजुक होते हैं। उत्तर में हिंदू कुश के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के उस पार एक नई शक्ति उभर रही थी। यह शक्ति थी नादिर शाह, पर्शिया का रूलर। वह युद्ध की आग में तपकर बना, शानदार लेकिन बेरहम स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने पीकॉक थ्रोन और दिल्ली के अकल्पनीय धन की कहानियां सुनी थीं। ये सायरन की पुकार थी। मुगल एम्पायर अब गिरावट की स्थिति में था। एक समय में फॉर्मिडेबल मिलिट्री मशीन, रूलर कमजोर थे, नोबल्स अंदरूनी प्रतिद्वंद्विता में डूबे हुए थे। आर्मी ने अपनी धार खो दी थी। उस समय का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जीवन के सुखों में रमा था। वह पोइट्री में रुचि रखता था, वह म्यूजिक में रुचि रखता था, वह और उसके सलाहकार विलासिता में लिपटे थे। दरबारी साजिशों की दुनिया में वे खोए हुए थे। एम्पायर एक ओवररिप्ड फल जैसा था, जरा सी झटके में गिरने को तैयार। और नादिर शाह वह तूफान था जो सहरा उठाकर आ रहा था। 1738 के अंत में नादिर शाह की विशाल सेना ने मार्च शुरू किया। उन्होंने पहाड़ी दर्रों से होते हुए आगे बढ़े। वे जीतकर शहरों पर आगे बढ़े। उत्तर की परछाई अब शहर पर थी। लक्ष्य दीवाने खास में रखा चमकता इनाम, पीकॉक थ्रोन। नादिर शाह दिल्ली में एक मेहमान के तौर पर नहीं, बल्कि एक विजेता के तौर पर घुसा। शुरुआत में उसने ऑनर्डर का एक दिखावा बनाए रखा, लेकिन शहर डर और गुस्से का एक बारूद का ढेर था। एक अफवाह फैली कि नादिर शाह की हत्या कर दी गई है। अनायास विद्रोह हुआ, कुछ सैनिक नागरिकों द्वारा मारे गए। खबर पहुंची, नादिर शाह का ठंडा गुस्सा फूट पड़ा। वह रोशन उद दौला मस्जिद में गया, तलवार खींची, नरसंहार का आदेश दिया। अकल्पनीय हॉरर का एक दिन था। एक काला धब्बा, बुच्चरी आग। सैनिक बेसहारा आबादी पर टूट पड़े। सड़कों में आतंक, बाजारों में आतंक। हवा पहले मसालों की खुशबू से भरी थी, अब धुएं और चीखों से भरी थी। हवेलियां लूटी गईं, साधारण घर लूटे गए, किसी को नहीं बख्शा गया। शाहजहानाबाद की गलियां खून की नदियां बन गईं। नादिर शाह ने रेड फोर्ट के शाही खजाने पर ध्यान दिया। दीवाने खास में दाखिल हुए।
दिल्ली ने अपनी आत्मा खो दी, दिल चीर कर निकाल लिया गया था। दिल्ली के खजानों की व्यवस्थित लूटपाट हफ्तों तक चलती रही। शाही तिजोरियों को उनके सामान से खाली कर दिया गया। सोने और चांदी के सिक्कों से भरी बोरियों का ढेर गिनने के बजाय वजन से मापा गया। ट्रेड चमकीले मोतियों के पहाड़ों से ओवरफ्लोइंग थे, बिना कटे हीरों के ढेर की झलक, कबूतर के अंडे के आकार के माणिकों का सकल, पौराणिक कोहिनूर हीरा, दरियाए नूर हीरा। ये रत्न अपनी सेटिंग्स से निकाले गए और फारसी विजेता को सौंप दिए गए। दौलत इतनी विशाल थी कि वह अविश्वसनीय लगती थी। भारत के दिल से निकलकर एक खजाने की नदी आक्रमणकारी के खजाने में बह रही थी। डिसमेंटल किया गया पीकॉक थ्रोन बड़े लकड़ी के क्रेट्स में सावधानी से पैक किया गया था। हर गोल्डन पैनल अलग से पैक किया गया, हर जवाहरात वाला सेक्शन लपेटा गया। कीमती पीकॉक कपड़े भी सुरक्षित किए गए। क्रेट्स को ऊंटों और हाथियों पर लादते हुए दिल्लीवासी खामोश खड़े थे। यह उनकी विरासत और उनका गर्व था जो ले जाया जा रहा था। अमूल्य पांडुलिपियां अलग कर ली गई, जवाहरात जड़े हथियार संजोए गए, सोने और चांदी के फर्नीचर सहेजा गया। शाही वर्कशॉप के बेहतरीन सिल्क और टेक्सटाइल पैक हुए। कारवां गर्म भारतीय सूरज के नीचे चलता रहा। एक मोबाइल खजाना। पीकॉक थ्रोन का अभिशाप उसके नए मालिक का पीछा करता रहा। नादिर शाह का शासन दिल्ली पर जीत के साथ चरम पर, फिर पैरानोया और टिरनी में बदल गया। थ्रोन चुराने के ठीक 8 साल बाद 1748 में उसके अपने ही अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत ने पर्शिया को कैओस में धकेल दिया। उसका एम्पायर टूट गया और उसका विशाल खजाना, जिसमें भारत की लूट भी थी, वॉरिंग फैक्शंस के लिए इनाम बन गया। इसके बाद की उथल पुथल में ओरिजिनल पीकॉक थ्रोन पूरी तरह टूट गया। उसके बड़े ज्वेल्स निकाल लिए गए, उसका सोना पिघला दिया गया। अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या हुआ, यह रहस्य और लेजेंड में छिपा है। कोहिनूर, दरियाए नूर कोहिनूर, द माउंटेन ऑन अ फ्लाइट, पहले अफगान रूलर्स के पास रहा, फिर सिख महाराजाओं के पास गया और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, जिसे क्वीन विक्टोरिया को प्रेजेंट किया गया। यह अब लंदन टावर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के साथ रखा गया है। दरिया ए नूर डीसी ऑन ऑफ लाइट ईरान में रहा, लाखों चमकते टुकड़ों में बिखर गया और दुनिया भर में फैल गया। आज भी दिल्ली में दीवान ए खास मौजूद है। उनके गाइड्स संगमरमर के उस पेडेस्टल की ओर इशारा करते हैं जहां कभी पीकॉक थ्रोन रखा था। हॉल की कॉर्निस पर अभी भी एक इंस्क्रिप्शन है। एक प्रसिद्ध फारसी दोहा कहता है, अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो यह यही है, यह यही है, यह यही है। ये शब्द अब एक गहरे व्यंग्य और नुकसान का एहसास कराते हैं। जिस स्वर्ग का उन्होंने वर्णन किया था वह बहुत पहले जा चुका है। उसकी सबसे स्वर्गीय रचना थ्रोन केवल लिखित खातों, पेंटिंग्स और कल्पना में मौजूद है। वे चमकते हुए ज्वेल्स अब दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, राष्ट्रीय खजानों में, म्यूजियम्स में, भारी सुरक्षा वाले प्राइवेट वॉल्ट्स में। एक शाही टियारा में एक नीलम, एक बैंकर की उंगली पर एक हीरा, तेहरान के डिस्प्ले केस में एक पन्ना। वे अंदरूनी आग से चमकते रहते हैं, लेकिन उनकी रोशनी अब अकेली है। वे अब शाही शक्ति के एक एकल नक्षत्र के रूप में नहीं चमकते, बल्कि अकेले तारों की तरह हैं। एक म्यूजियम वॉल्ट या प्राइवेट सेफ के अंधेरे में एक अकेला रत्न जो रोशनी की एक भटकती किरण पकड़ता है। एक सपने का टुकड़ा जो कभी दुनिया का सबसे शानदार थ्रोन था, अब समय की परछाइयों में खो गया है।